नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी बीजेपी का प्लान, कार्यकर्ताओं पर ध्यान। जी हां, बीजेपी संगठन अब नए जिला अध्यक्षों के साथ ही कार्यकर्ताओं पर ऐप के जरिए नजर रखेगा। उनके कामकाज और हर गतिविधि की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। कार्यकर्ताओं की कुंडली भी पार्टी तैयार करवा रही है ताकि समय पड़ने पर इसे अपने प्लान के अनुसार इस्तेमाल किया जा सके। वहीं कांग्रेस अभी अपनों से ही निपटने में लगी है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट उसको और कितनी मजबूती देगा और कांग्रेस कैसे बीजेपी के मजबूत होते संगठन को टक्कर दे पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान। कांग्रेस कब देगी अपने इस संगठन पर ध्यान? हमेशा मिशन मोड में रहने वाली बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। लिहाजा वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार काम पर लगा तो रही है, लेकिन अब वो अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करवा रही है। पार्टी ने संगठन ऐप बनाया है। इस ऐप के रेडार पर सभी भाजपाई हैं। नए जिला अध्यक्षों की कार्यप्रणाली की भी इसी ऐप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। पार्टी नेताओं का दावा है कि ऐप को अब संगठन के कामकाज के लिए अपडेट किया गया है। इसमें नए सिरे से सभी बूथ, मंडल और जिला अध्यक्षों का ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं का जातिवार डाटा भी तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हाईटेक तरीके से काम करती है। ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। अब संगठन ऐप पर जो भी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष बने हैं, वो पार्टी के कार्यक्रमों का ब्यौरा डालते हैं। साथ ही पार्टी के जो एजेंडे दिए जाते हैं, उनका क्रियान्वयन भी किस तरह से हो रहा है, उसको भी संगठन ऐप के ऊपर अपलोड किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का हाईटेक तरीका है। इधर बीजेपी जमीनी स्तर पर खुद को और मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर खींचतान जारी है। हाल ही में मऊ में हुए कार्यक्रम में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था। इस पर दिग्विजय सिंह मंच से ही भड़क गए थे। अब अटकलें हैं कि कांग्रेस प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई कर सकती है। अब इस मसले पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, महू की जो बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह था। राहुल जी के आगमन से, खड़गे जी के आगमन से पूरी की पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, साथ में इंदौर और मालवा का जो अंचल है, ये जोश से भरपूर था और उसी समय नारेबाजी हुई। राहुल गांधी के स्वागत में नारे लगाए गए। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह था और कहीं कोई कार्रवाई की अभी पार्टी इस तरफ विचार नहीं कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में अनुशासन के साथ सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहने की सीख दी गई है और इसके आधार पर काम करेंगे। एक तरफ बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाकर अपनी जड़ों को प्रदेश में मजबूत करती जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी अपनों से ही निपटने में लगी है। ऐसे में बीजेपी के संगठन को कांग्रेस कैसे टक्कर दे पाएगी, ये तो सवाल है ही। साथ ही पार्टी में अनुशासन बना रहे, इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी, इस पर फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। खैर, बीजेपी की प्लानिंग उसके संगठन को और कितनी मजबूती देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत प्रभु जी आपसे करते हैं। 2023 में संगठन ऐप बनाया बीजेपी ने, अपने जिला अध्यक्षों की निगरानी की, बूथ और पन्ना प्रभारियों तक का डेटा उसमें रहा और उसका फायदा भी उसे मिला। अब उसको अपडेट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अपडेट इसलिए किया जाएगा कि जिला अध्यक्ष बन गए, उनके मंडल अध्यक्ष बन गए, उनका नया रिकॉर्ड उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जाति का भी डाटा तैयार किया जा रहा है। इसके क्या मायने हैं और इस अपडेट से बीजेपी का संगठन और कितना मजबूत होते हुए आप देखेंगे? देखिए ब्रजेश जी, आपको याद होगा कि बीजेपी के प्रदेश का पदाधिकारियों की एक सूची आई थी कुछ साल पहले जब बने थे। तो पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें उनकी जाति भी लिखी गई थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो सूची जारी हुई, उनको लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसको फिर अपडेट सूची जारी की गई, जिसमें केवल नाम और पद लिखे हुए थे, जिले लिखे हुए थे, जाति का कॉलम हटा दिया गया था। तो कोई भी राजनीतिक दल है, जब टिकट बांटता है
चाहे पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, तो जातिगत समीकरणों को पूरी तरह से ध्यान रखता है। तो पार्टी उसी तरीके से जाति के आधार पर भी अपने कार्यकर्ताओं का डाटाबेस रखती है। कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार जो है दूसरों से पूछ लिया जाता है और उसको डाटाबेस बना के रखती है। अब चूंकि जातिगत जनगणना का पूरा एक राग कांग्रेस की तरफ से छेड़ा गया है, जाति का मामला राजनीति में भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। यदि हम कहें कि अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें यदि किसी ने इंजेक्शन लगाया है बीजेपी के 400 पार के नारे को, तो उसी जातिगत आरक्षण जनगणना के मुद्दे ने ही उस समय जो ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो 240 तक सिमट के रह गए। तो तब बीजेपी को याद आया कि आप जो है दूसरे जो काम को दबाव बना रहे हैं, तो कम से कम अपने को आपको उस पैमाने पे तो खड़े रहे। आप याद कीजिए कि इस देश में राष्ट्रपति की जाति बताने का सबसे पहले काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद को बनाए पूरी जाति से। द्रौपदी मुर्मू की जाति तमाम बीजेपी के प्रवक्ता नेता जो है पहले दिन से गिनाने लगे, उनको जब नाम घोषित हुआ तब से गिनाना शुरू किया, आज भी गिना रहे हैं कि वो जो है हमने एक आदिवासी महिला को जो राष्ट्रपति बनाया। तो आप ये कह के एक बड़े वर्ग को, उस जाति से प्रभावित होने वाले वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी हूँ, हमारे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी है, हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, फलाने फलानी जाति के हैं। वो हम इसको और आगे जाके देखें तो अभी हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाहे आप वहां देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में जातिगत संतुलन ऐसा साधा गया है कि सभी जाति के लोग संतुष्ट हो जाएं। तो हर राजनीतिक दल का ये होता है कि जब उनको अपना बेस बढ़ाना है, नीचे तक जाना है, जब सामने वाला जिस हथियार से लेकर लड़ाई कर रहा है तो उस हथियार का काट के लिए आपको कम से कम अपने आप को तैयार होना पड़ता है। भले बीजेपी जो है अनेकता में एकता वाली थीम पर भी चलते हुए जो है हिंदुत्व की बात करती है, वो जातिगत मुद्दों को छोड़कर वो समग्र हिंदुत्व की बात करती है, बहुसंख्यकवाद की बात करती है, पूरे देश को एक करने की बात करती है। लेकिन जब अंदर खाने में जो उसकी तैयारी होती है तो उसकी तैयारी भी वही होती है जो दूसरे दलों की तैयारी होती है। तो जो जिस मैदान में आपको लड़ना है तो उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करते। तो अब चूंकि बीजेपी का पूरा डाटा यदि ऑनलाइन है, जो आपका सवाल था उस पर आता हूँ, बीजेपी ने चूंकि अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का पूरी चीजें ऑनलाइन कर रखी है, तब जो है आप उसको ऑफलाइन डाटा बनाने के बजाय आप जब उसको अपडेट कर रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आप उनकी जाति का कॉलम भी दर्ज करते जा रहे हैं कि सिंगल क्लिक में आप चाहे भोपाल में बैठे प्रदेश का आपके नेता देखना चाहें, चाहे दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय कार्यालय में बैठे हुए लोग देखना चाहें, तो वो वहां पर देखकर उसका डाटा निकाल सकते हैं किस जाति के वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, कहाँ किसको जरूरत है उसको दिए जाने की जरूरत है, और किस जाति वर्ग के हमारे कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय। तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसको लेकर एक बीजेपी की तैयारी। और जब कांग्रेस हमला करेगी, जब विपक्ष जब भी इस मुद्दे को उठाएगा, तो फिर बीजेपी के पास बताने का होगा कि हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी उसमें इतने जिलाध्यक्ष हैं, हमारे इतने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इतने मंडल अध्यक्ष फलानी जाति के, इतने वार्ड अध्यक्ष हैं, इतने कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी हम जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। तो वो एक तैयारी इसके तहत बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है। तो एक कोशिश तो ये भी हो सकती है ना जो आपने कहा, दूसरी कोशिश ये भी हो सकती है कि जाति के आधार पर आपके पास पूरी जानकारी होगी तो आप उन नेताओं का भी सदुपयोग कर सकते हो कि उस जाति वर्ग में पैंठ बढ़ाने के लिए। स्वाभाविक तो प्रभा जी वो काम होता है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। एक चुनाव हुआ था, उसके ठीक 15 दिन पहले बीजेपी के जो प्रदेश संगठन महामंत्री थे उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारी की बैठक थी, जिसमें मीडिया भी अलाउ था, हमने भी सुना उसको। उनने वहां पर जातिवाद के खिलाफ बात की, जातियों के खिलाफ बात की उनने वहां पर। 15 दिन बाद वो चुनाव मैदान में पहुंचे तो अलग अलग जाति वाले जो समूह थे उनको साधने के लिए उनकी बैठकें करके, उनके सम्मेलन करके उसमें शामिल हो रहे थे। जब उनसे सवाल किया तो बोले वो हमारी सोच है जिस पर हम चलना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि इनको भी साधना जब पड़ेगा। तो वो निश्चित तौर पर वो है कि आप उस जाति वर्ग के लोगों को साथ कर, उनके नेताओं को आगे कर आपको चूंकि वोट पाना है। अल्टीमेट गोल क्या होता है राजनीतिक दलों का? राजनीतिक दल का अल्टीमेट गोल होता है सरकार में आना। आप सरकार में आने के बाद वो जो आप जो घोषणा पत्र में रखते हैं, संकल्प पत्र में रखते हैं, आप जो समाज के लिए जो काम करने की बात करते हो तब कर पाएंगे जब सक्षम होंगे। सक्षम कब होंगे? जब सरकार में होंगे। तो निश्चित तौर पर पहला ध्येय उनका वही होता है कि उस वहां तक पहुंचने के लिए तमाम वो रास्ते हैं जिस रास्ते से सत्ता हासिल की जा सकती है, तो उसको अपनाया जाए। और उसी कड़ी में ये जातिवाद का जो मुद्दा है ये खासा अहम रहता है, क्योंकि एक मुश्त जाते हैं। यदि आप देखिएगा गणेश सिंह यदि सांसद की हम बात करें सतना के, उनको इसलिए लगातार जीत रहे हैं ना क्योंकि उनका वोट बैंक वहां पे मजबूत है।
यदि हम बुधनी चुनाव की बात करते हैं तो बुधनी में आप देख लीजिए कि पिछली बार तक जो एक अलग समीकरण था, इस बार सामने कांग्रेस का किरार उम्मीदवार था तो बीजेपी का वोट बैंक घट गया। तो जाति का बहुत ज्यादा असर चुनाव में दिखाई देता है। उसमें वो पार्टी छोड़ देता है, आदमी पहले अपनी जाति को प्रश्रय देता है, जाति की तरफ झुकाव उसका दिखता है, इसलिए उस जाति वर्ग के लोगों को साधना ये मजबूरी होती है राजनीतिक दलों की। तो ये मजबूरी तो कांग्रेस में भी है प्रदीप जी, वो जातियों की बात तो कर रही है लेकिन वो जातियों को साधने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं कि यदि उनकी संगठन में भी उसका संतुलन नहीं है तो एक तरफ कांग्रेस के जो हमला है कर रही है, वो हमलावर है जिस मुद्दे को लेकर, उसको बोथरा करने के लिए उसकी धार को बीजेपी तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस क्यों इस तरह की तैयारी नहीं कर रही कि जिस मुद्दे को वो आगे बढ़ा रही है उसमें वो प्लस ही रहे, माइनस ना हो जाए? देखिए ब्रजेश जी, आप 2-3-4 दशक पीछे जाएं तो कांग्रेस की एक बड़ी वो थी कि जातिगत जनगणना और जाति आधार पर व्यवस्था देना। ये पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये व्यवस्था की थी कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जो कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ये परिणति लगभग राजनीतिक कारणों ने कोई भी पार्टी इसको फिर छुआ नहीं और इसको कंटिन्यू करते चले गए, जबकि उनका ये था कि जब लोग सबल हो जाएं, सक्षम हो जाए, समृद्ध हो जाए तो फिर ये आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस उसको उठाती चली जा रही लगातार, और कांग्रेस ही नहीं बहुत सारी क्षेत्रीय दल हैं, उनको ये लग रहा है कि जो बहुसंख्यक है वो कहीं ना कहीं हमसे पीछे चले जाएंगे, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। बीजेपी ने एक नींव पकड़ ली है पुराने लोगों की, पुरानी स्थितियों को। उन्होंने बीजेपी ने क्या किया है कि जो ब्रांड है, आप देखें इनके मंत्रिमंडल में भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के कई सारे आईएएस हैं जो मंत्री हैं, कई सारे लोग नौकरी छोड़कर आए हैं, कोई सारे रिटायर हो गए तो उनको फिर राज्यसभा के माध्यम से मंत्री बना। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो कांग्रेस में भी होता रहा है ना, राज्यसभा के माध्यम से आते रहे हैं, विशेषज्ञ उनको रखते रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण है, प्रधानमंत्री भी उदाहरण है उसके, जयराम रमेश भी पत्रकारिता से वहां आए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कांग्रेस में भी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का जो ये मोह भंग नहीं हो रहा है इससे, आरक्षण से और जातिगत जैसे कि जाति की जनगणना से लाभ कांग्रेस को भी नहीं हो सकता, किसी भी पार्टी को। क्या है, जातिगत जनगणना को जब आप आधार बना लेंगे, पहले से ही पूरी व्यवस्था ये है, आप केंद्र बिंदु अगर दिखाएं तो जिले में जब विधानसभा का टिकट वितरण होता है या किसी पार्टी का नेतृत्व जब कोई तय करता है, पार्षद का हो या किसी उसका हो, तो उस क्षेत्र में अपने आप लोग सामूहिक रूप से जिसका ज्यादा प्रभाव होता है जिस जाति के आधार पर, तो उसको उकसाते नहीं है, बल्कि उसके आधार पर उसका टिकट वितरण कर देते हैं, उसको उतनी भागीदारी दे देते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जरूरत आज की डेट में सभी पार्टियों को है कि आप योग्यता को आधार बनाएं। आप अगर जाति को आधार बनाएंगे तो पार्टियों का मूल उद्देश्य जो है, लेकिन कहाँ बनाते हैं? प्रभु जी कह रहे थे ना, जीतने के लिए आपको जातिगत वो समीकरण देखना ही पड़ते हैं, ये मजबूरी बन गई है पार्टियों की, योग्यता कहाँ देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए मजबूरी है, लेकिन आप देखें बीजेपी का भी हुआ है और संघ का भी। पिछली बार आप देखें तो मोहन भागवत जी का भी बयान है, वो सब बयान में कहते हैं ना, बाहर कुछ है अंदर कुछ और है। प्रदीप जी, संघ सरकार नहीं चलाता है ना, संघ चुनाव लड़के मैदान में नहीं आता। जिस दिन संघ आएगा चुनाव लड़के मैदान में, उस दिन यही करेगा, वो उसको भी यही करना पड़ेगा। केजरीवाल जो है, आप देखिए केजरीवाल सबसे बड़ा उदाहरण है, ईमानदारी की बात करते थे, सरकार में आए तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े बड़े आरोप उन पर ही लग गए। लेकिन परोक्ष रूप से आप कहीं देखें तो उन्हीं चीजों का समर्थन करता है जो उनके हितों की हो, जो देश की हितों की बात होती हो, उस पर आरएसएस का समर्थन उसी पार्टी को रहता है और उसमें मूलतः बीजेपी है। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी को अब देखिए, बीजेपी एक धारा तो लेके चल रही है कि वो जातिगत जनगणना को आधार नहीं बना रही, संविधान को आधार नहीं बना रही, आरक्षण को आधार नहीं बना रही है। तो कहीं ना कहीं इसको बीजेपी भले आधार नहीं बना रही, लेकिन मजबूरी में उस तरफ जा तो दिखती रही है ना। यदि वो अपने संगठन में ये देख रही है कि फला जाति का कौन व्यक्ति है, कितने पदाधिकारी हैं, कितने कार्यकर्ता हमारे इस जाति के हैं, तो वो भी तो उसी दिशा में बढ़ रही हो, कह भले ही नहीं रही हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए क्या, समीकरण बनाना अलग बात है, लेकिन आप पूरे देश में उसको फैलाव करना, भाषण के माध्यम से लोगों को बताना और एक उत्पाद जैसा माहौल बनाना कि जिसकी जो बहुसंख्यक है उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी, इससे क्या है कि बहुत अच्छा माहौल नहीं बनता पूरे देश में। और हमारा देश जो है जाति के आधार पर जरूर विभक्त है, लेकिन माहौल का नहीं बनता, 400 से उनको नीचे ले आए वो। बिल्कुल, तो 400 से नीचे देखिए इनका जो मूल जाति तो बड़ा फैक्टर था ना, आरक्षण एक बड़ा फैक्टर था। उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। एक वर्ग ने इस पर भरोसा किया और उनको नीचे गिरा दिया आसमान पे जाते जाते। तो कैसे असर नहीं करता? हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने बिहार में देखा है कि जातियों के आधार पर सरकारें बन जाती हैं।
सच्चाई को एक बार आप बता सकते हैं, लेकिन बार बार उसको नहीं कर सकते हैं। बार बार ही निश्चित बन तौर रही है पर ना। आप देखिए ना, उत्तर बीजेपी की प्रदेश में देखिए बार बार नहीं बनती नहीं रही, बिहार में बार बार देखिए, बनती रही, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए आप। लेकिन आप देखें ना, वहीं राजस्थान में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं प्रदीप जी 3-4 बार के बाद बढ़ोतरी तो हुई ना, प्रदीप जी, नुकसान तो मध्य नहीं हुआ। प्रदेश का बड़ा उदाहरण है। शिवराज जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% ज्यादा ओबीसी है, मुख्यमंत्री पद से उनको भले हटा दिया, लेकिन अगला मुख्यमंत्री भी ओबीसी ही लाना पड़ा। 22 साल से जो है, यदि कांग्रेस के 15 महीने छोड़ दिए जाए तो ओबीसी ही मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया है। और वो 27% आरक्षण पे अब भी श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। अभी तो कोर्ट ने याचिका की, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी वजह से इन्होंने अटकाया था, वो कह रहे हैं नहीं, हमने तो आगे बढ़ाया था, दिया था कुछ क्षेत्रों में। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को वोट सबका चाहिए, और निश्चित तौर पर जो जिनकी भागीदारी जो ज्यादा होगी उनकी वोट की ज्यादा दरकार भी इनको रहती है। और इसीलिए आप देखें तो कांग्रेस का मोहभंग जो है अब संक्षकों से भी नहीं हो रहा, उनको भी कहीं ना कहीं वो अपने साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, और जो बहुसंख्यक है उनको भी प्रयास करते हैं कि इनको साधे, लेकिन वो साध नहीं पा रहे हैं। और ये बार बार राग लापने से ये कोई वोट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है कि हम जाति जनगणना का आधार बना लेंगे और हमको 100% जो इनकी 100% वोटिंग है वो हो जाएगी। कहीं ना कहीं उसमें भी अब प्रबुद्ध लोग हैं, उनको भी मालूम है कि जब जाति जनगणना के होंगे तो इसके साइड इफेक्ट भी क्या होंगे। तो उनके भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनमें भी कई उसमें विकृत लोग, मतलब कई अलग अलग तरीके से बैठे हुए हैं लोग हैं, चाहे वो हरिजन आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, फिर उसमें भी आप जातियों को विभक्त करिएगा तो लेकिन कई अभी तो सारी फिलहाल सब एक सुर जातियां में हैं। ही बोल रहे हैं, लेकिन ये राग रपने से ही क्या प्रभु जी सफल हो जाएगी कांग्रेस? क्योंकि संगठन भी तो मजबूत करना पड़ेगा। बीजेपी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कदम अपने संगठन को मजबूत करती जा रही है। चाहे हम उनके संगठन ऐप की बात कर लें, उसको भी उन्होंने और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। तो कांग्रेस में हम देख रहे हैं महू में किस तरह से दिग्विजय सिंह को नाराजगी व्यक्त करना पड़ी, एनएसआई के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे, अनुशासन का डंडा चलाने की बात भी चल रही है। और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी हम उनको सिर्फ नसीहत देंगे, जरूरत पड़ेगी तो अनुशासन का पाठ भी पढ़ाएंगे। तो ऐसे में कैसे बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, या कुछ और कदम उसे उठाने की जरूरत आप देख रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में जब बड़ा परिवर्तन आता है तो भीड़ तंत्र से आता है। आप कितने भी सेना तैयार रख लीजिए, लाम पर आपकी पूरी तैयारी रख लीजिए, एक यदि माहौल बन गया तो उस माहौल को बदला नहीं जा सकता है। आप देखिए, आज बहुत अच्छी चलती हुई शिवराज सरकार थी, लेकिन एक माहौल बना के 15 महीने के लिए प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ गई थी। एक माहौल बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी को जो है 400 से सीट का सपना देख रहे थे, 240 पर समेट दिया। एक माहौल है ब्रजेश जी कि महाकुंभ में 4-5 शाही स्नान है, लेकिन मौनी अमावस्या को लेकर सरकार ने और जो संत समाज ने जिस तरीके का माहौल बनाया, तो आप देखिए कि क्या परिणति हुई उसकी। आज जो है वहां पर कुछ लोगों की मौत हो गई, सैलाब उड़ गया, भगदड़ हो गई, उमड़ इतना पड़ा वहां हुजूम पर। आया कि संभाले नहीं संभल रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही है, एक माहौल जातिगत जनगणना के यदि एक माहौल बनाने में कांग्रेस लगी हुई है, यदि वो माहौल चल निकला उनका कि ये जातिगत जनगणना होगी तो हर वर्ग को फिर उसमें लगेगा, हर वर्ग के व्यक्ति को जो है उसको फायदा ज्यादा मिलेगा, तो वो उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी सरकार में। तो उसको यदि माहौल यदि उनका चल निकला तो कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन माहौल के लिए भी तो आपको प्रभु जी आपके संगठन की जरूरत पड़ेगी ना। आपके कार्यकर्ता, जो आपने नेताओं ने कह दिया कि महू में, कि आप और कहीं जगह बड़ी सभा में कह दिया, उस माहौल को नीचे तक ले जाने के लिए तो आपको उन्हीं कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कुछ भीड़ तंत्र तो है कांग्रेस में, उनके कार्यकर्ता तो है ब्रजेश जी, ऐसा तो नहीं कांग्रेस खत्म है। देश की जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है आज भी कांग्रेस। और रही बात आज के जमाने में, वर्तमान युग है तो सोशल मीडिया का युग है। हम तो उस दौर को देखा है इस देश में जब इस तरीके का सूचना तंत्र नहीं हुआ करता था। मिस्र के खलीफा को हटाया गया तो भारत में खिलाफत आंदोलन हो गया था। तब तो सूचना का संचार नहीं था ना, इतना साधन नहीं थे, ना लोगों के पास अखबार थे, ना रेडियो था, ना लोगों हर हाथ में स्मार्टफोन था, ना टीवी थी घर में, लेकिन उसके बावजूद ऐसा खिलाफत आंदोलन हुआ कि आजादी का आंदोलन को पीछे छोड़ना पड़ा था। तो उस तरीके का देश है ये हमारा, यहाँ पर एक सूचनाओं का संचार चलता है। यदि हम 1857 क्रांति कहें तो कमल और रोटी के दम पर उनने जो है क्रांति का संचार कर दिया। कई राज्य जो है अंग्रेजों के खिलाफ आकर खड़े हो गए थे। तब तो वो और पुराना दौर था। अब तो इतना सूचनाओं का संचार लगा हुआ है, एआई का जमाना है, हर चीज सामने सहज उपलब्ध है, तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ता है। और आप उसको माहौल बनाने में की कोशिश करते हैं तो जाता है। और जब किसी व्यक्ति को ये दिखाया जाए कि आपकी जाति को फायदा मिलेगा, तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे को फायदा मिलेगा, मेरे भाई को फायदा मिलेगा, मेरे पड़ोसी को फायदा मिलेगा।
मेरे वर्ग को फायदा मिलेगा, और यदि वो बन जाता है विधायक या सांसद तो फिर मुझे मैं कुछ काम पड़ेगा तो मैं जाऊंगा उसके पास, तो वहां फायदा होगा। तो जब व्यक्तिवादी सोच आ जाती है तो फिर वो भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाती है कि पूरी की पूरी, फिर राष्ट्रवाद परे हो जाता है। पहले अपना देखो, फिर बाद में दूसरी चीजों को देखो, ये पूरा मूल विषय है। जहां अभी प्रदीप भाई जो आरएसएस की बात कर रहे थे, सैद्धांतिक बातें अलग होती हैं और प्रैक्टिकल बातें अलग होती हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बताया था, वो अभी एक उदाहरण दिया था मैंने संगठन महामंत्री का, वो सैद्धांतिक बातें अलग करती है कोई भी राजनीतिक दल, लेकिन जब वो लड़ाई में उतरते हैं मोर्चे पे तो फिर वो काम बिल्कुल दूसरा होता है। वहां पर उनको उस लड़ाई की उसकी जरूरत के फिर हिसाब साम से दाम अपनी दंड रणनीति भेद सब अपनानी अपनाया पड़ती जाता है। है। जी, तो वो ये तरीके यहाँ पर अपनाए जाते हैं। उसमें जातिवाद एक बहुत अहम मुद्दा है, आजादी का मुद्दा। और यदि हम कहें कि जाति जनगणना नहीं होती है देश में, होती है। होती जो है। भी जनगणना हुई है, पिछली जनगणना में भी लोगों से जाति पूछी गई है, उसके आधार पर सरकारें अपना जो है डाटा इकट्ठा करती है। अब आप ये देखिए कि हमेशा एक मांग उठती है कि फलानी जाति को जो है ओबीसी से हटाकर एसटी में शामिल कर दीजिए, या फलानी जाति को ओबीसी में शामिल कर दीजिए, या मीणा समाज को राजस्थान में आरक्षण मिल रहा है, यहाँ मध्य प्रदेश में दे दीजिए। आता है डाटा कहाँ से आता है कि इनकी कितनी संख्या है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाटा सरकार कलेक्ट करती है। उस डाटा को, भले पब्लिक डोमेन में नहीं है वो चीजें, लेकिन आती है, जब डिमांड उठती है सरकार वेरीफाई करती है उस चीजों को, उसके बाद फिर उस पर निर्णय लेती है। तो ये डाटा होता रहा है, लेकिन उसको पब्लिक करने की बात है कि लोगों को पता चले। अभी ये होता है कि भाई अब चौकसे जी हैं, उनकी जाति के कितने लोग हैं, एक अनुमान है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जब आ जाएगा तो पता चल जाएगा पटेरिया जी की जाति के कितने अनुमान है, प्रदीप जी की जाति के कितने हैं। अभी एक अनुमान है, कोई सरकार की तरफ से अधिकृत डाटा जारी नहीं होता है, सरकार के पास होता है। वो फिर डाटा जारी हो जाएगा फिर ये लोगों को, तो डाटा प्रदीप यदि जी को बाहर आ पता चल जाएगा जाएगा तो कि फिर उस मेरे। जाति के लोग कहेंगे ना हमारी संख्या इतनी है, विधायक का जी टिकट भी बिल्कुल। हमको चाहिए, सांसद का भी हमको चाहिए, महापौर का भी हमको चाहिए, और इतने अधिकारी भी हमारी जाति के चाहिए। तो ये तो दुष्परिणाम भी होगा। और जैसे आपने कहा कि माहौल बनता है संचार साधनों से, पहले वो नहीं था, तो माहौल बनता भी है और बिगड़ता भी है ना प्रभु जी, कि आप यदि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट जनता के सामने आएंगे तो विचार करेगी, तो माहौल बिगड़ भी जाएगा। बिल्कुल, छोटा सा राजनीति जवाब में दीजिए, तो समय दांव नहीं पेच तो खेले जाते हैं। हर है। बार जो है मुद्दा उठाया जाता है, सफल हुए तो आप सरकार में, नहीं हुए तो विपक्ष में। तो चलिए, समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक कोशिश होती है और संगठन को गढ़ने की कोशिश होती है, जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस माहौल बनाने में लगी है। अब माहौल का कितना फायदा उठा पाएगी, या बीजेपी संगठन की बदौलत उसके माहौल को बिगाड़ देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।